आज है 24 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है अलाइवा प्रोग्राम। ये एक तरह का इनिशिएटिव है चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ठीक है, ये वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये इनिशिएटिव लिया था और इसमें आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनकी मदद से जो वहाँ की एडोलसेंट बच्चियाँ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, उनकी सारी डिटेल्स, उनका नाम, नंबर, आधार नंबर, उनके फैमिली की डिटेल्स। ठीक है, ताकि वो उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। और अक्सर वहाँ देखा जाता है कि जो 14 से 19 साल के बच्चे हैं उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, मतलब उसी एज में कर दी जाती है। तो जब ट्रैक करते रहेंगे पता चल जाता है कि कहीं ऐसा केस हो रहा है तो वो रुकवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपी लाइट, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है ये सर्विस। ठीक है, ये इसके थ्रू जो छोटी पेमेंट्स होती हैं, स्मॉल पेमेंट्स, स्मॉल ट्रांजैक्शन वो हो सकेंगी। इसकी जो अपर लिमिट है वो 200 है, 200 रुपये। ठीक है, और एक दिन में मतलब किसी एक जगह पे 2000 की पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद है मेहर बाबा कंपटीशन। इसका उद्देश्य था कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक ऐसी टेक्निक डेवलप करना जिससे एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसको उसका पता लगा सके। ठीक है, ये एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। लास्ट टाइम इन्होंने 2018 में शुरू किया था, वो 2021 तक चला था। इस साल 2022 में अप्रैल में शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो शिया सेक्ट हैं उससे आते हैं और इनके जो लीडर होते हैं उनको अल दाई अल मुतला कहते हैं। ठीक है, ये करीब 400 साल पुराने हैं और इनके जो लीडर हैं वो नॉर्मली इंडिया के बाहर से ही होते हैं। ठीक है, करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस कम्युनिटी में। और इनके जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं उनको एक हक होता है कि वो किसी भी मेंबर को एक्स कम्युनिकेट कर दें, जिसको बहिष्कार करते हैं। ठीक है, और उसको उनको जिनको भी बहिष्कार किया जाता है वो उनकी मस्जिदों में नहीं जा सकते और क्या कहते हैं और उनके जो कब्र होते हैं, कब्रगाह होते हैं, उसमें नहीं दफना सकते। उसके बाद है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसकी एज पता लगाने के लिए। और ये क्या कहते हैं, इसमें C14 यूज़ होता है, कार्बन 14 इसको कहते हैं, जिसकी हाफ लाइफ करीब 5730 साल है। ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ है तो नहीं उसका कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो हाफ लाइफ कार्बन की हाफ लाइफ होती है वो एक्सीड कर जाएगी। मतलब उसमें एक नेग्लिजिबल पार्ट बचेगा या मतलब पता ही नहीं चलेगा कि है था इसमें कार्बन 14 था भी कि या नहीं था। क्योंकि जब कोई चीज़ जिंदा होती है तो उसमें C12 और C14 इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और जब वो मर जाती है तो ये जो कार्बन 14 है वो डिके होने लगता है। और जब हम कार्बन डेट करते हैं उस चीज़ को तो उसकी जो रेशियो है जो कार्बन 12 के हिसाब से उसका रेशियो होता है कार्बन 14 का, उससे पता चलता है कि कितना था और कितना डिके हो गया। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बहुत पुरानी चीज़ हुई 40,000 50,000 साल पुरानी चीज़ तो उसमें भी पॉसिबल नहीं हो पाता। उनके लिए अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, अलग मेथड्स हैं। फिर उसके बाद है द REC लिमिटेड। इसका मतलब है द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी या द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसको महारत्ना स्टेटस दिया गया। ठीक है, ये अपनी तरह की 12वीं CPSU है या CPSC, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जिसको महारत्ना घोषित किया गया। ठीक है, फिर ये क्राइटेरिया है महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना घोषित करने के लिए किसी कंपनी को। महारत्ना ये स्टेटस 2010 से दिया जा रहा है, नवरत्ना 1997 से और मिनी रत्ना भी 1997 से, मतलब लेटेस्ट महारत्ना है। ठीक है, तो इनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, इनके प्रॉफिट के हिसाब से, इनके एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। ठीक है, ये क्राइटेरिया सेट किया जाता है। वैसे इसमें यही कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि ये मतलब जैसे इनका एवरेज प्रॉफिट कितना है या इनका एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए उनको महारत्ना घोषित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक डाटा है जिसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, इसमें क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये सब का डाटा था। ठीक है, इसमें बताया गया कि कैसे ये सब चीज़ें घट रही हैं इंडिया में, मतलब इम्प्रूव हो रही हैं अब। ठीक है, पिछले 5 साल का इन्होंने डाटा दिया है इसमें, 2014 से 2020 तक कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस जैसे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था जो 2014 में वो 45 था, अब घट के 32 हो गया है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 39 था 2014 में, अब 28 हो गया है। और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 था 2014 में, जो अब 2 हो गया है। ये 2020 में 2020 की बात है जो लेटेस्ट है। उसके बाद है नीर और रीर। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार भी एग्जाम में था और आज के न्यूज़पेपर में भी था। ठीक है, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये अनजस्टेड वेटेड एवरेज रेट होता है। ठीक है, एक्सचेंज एक्सचेंज रेट मतलब हम
एक रुपए में कितने रुपए देकर $1 खरीद सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब कई सारे करेंसी से ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि हम येन से भी कर रहे हैं, रिनमिनबी से कर रहे हैं, ठीक है, पौंड से कर रहे हैं, स्टर्लिंग से कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग करेंसी से जब एक्सचेंज होता है तो उसका एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है, नॉमिनल वेटेड एवरेज जो होता है उसको नीर कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह का इंडिकेटर होता है कि हमारा जो करेंसी है वो कितना कम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब रुपए की वैल्यू जो इंटरनेशनल मार्केट में, वो इससे पता चलती है, नीड से। और जब नीड में इन्फ्लेशन को जोड़ के उसकी रियल वैल्यू निकालते हैं तो उसको रीर कहते हैं, ठीक है। वो वेटेड एवरेज होता है उस करेंसी का किसी एक पर्टिकुलर जो मेजर करेंसीज हैं उसके उसके उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब रीर बढ़ता है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है, मतलब हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है। अगर रीर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट कर रही है और हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो महंगे हो रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो सस्ते हो रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। ये वही है। हाँ, जब हमारे यहाँ रीट बढ़ता है ये इंडिकेशन होता है कि एक्सपोर्ट हमारा जो महंगा हो रहा है और हम जो है ट्रेड कम्पिटिटिवनेस लूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आरपीआई के ऑपरेशन के थ्रू होता है। इसमें जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब या इंजेक्ट करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब वहाँ बढ़ाते हैं या वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि कितना कैश मार्केट में, ठीक है, जो तुरंत अवेलेबल है शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए या फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए। अगर बैंकिंग सिस्टम एक तरह का नेट बोरोवर है इन कैश का, तो कहते हैं कि डेफिसिट चल रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी की डेफिसिट है उस बैंकिंग सिस्टम में या मार्केट में। लेकिन अगर वो नेट लेंडर है, आरबीआई को दे रहा है पैसे, तो इसका मतलब है सरप्लस में चल रहा है। उसके बाद क्वाड ग्रुप ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया एक पार्टनरशिप के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR। नॉर्मली कई कंट्रीज करती हैं, हमारे कई कंट्रीज के साथ है, ठीक है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है ये एक स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी डायलॉग है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में। मार्च 2021 में इन्होंने द स्पिरिट ऑफ क्वाड एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था। इसमें बताया था कि हमारा शेयर विजन है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का। उसके बाद ग्रुप ऑफ 4 ये भी न्यूज़ में थे। ग्रुप ऑफ 4 इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, ये 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया था 2005 में, ठीक है। इनका जो मेन मुद्दा था कि यूएनएससी रिफॉर्म हो, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म लाया जाए और परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए और ये 4 जो हैं इनको इंक्लूड किया जाए एज अ परमानेंट मेंबर उस यूएनएससी में, ठीक है। इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी सपोर्ट के लिए कहा था कि इनको भी उसमें हिस्सा दिया जाए यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप में, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।